हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप लेक्चर देख रहे हो उसके अकॉर्डिंग आज हम आपके लिए लेके आए हैं ग्रेविटेशन का लेसन नंबर 2। इससे पहले हम फर्स्ट लेसन में पढ़े थे कि ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटेशनल लॉ क्या होता है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है। आज हम इस नए सेकेंड लेसन में हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है, कितना इफेक्टिव है ग्रेविटेशनल फील्ड। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ। आपने यदि फर्स्ट लेसन नहीं देखा है तो पहले ग्रेविटेशन 01 देखना, उसके बाद ये लेसन देखना ताकि आपको ये टॉपिक इजीली समझ में आ जाए। तो बच्चों, मैं हूं बाबूलाल और आज हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा टॉपिक है ग्रेविटेशन 02। तो हम स्टार्ट करते हैं। कॉपी और पेन लेकर तैयार हो जाइए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आपको लिखना है, नोट्स बनाने हैं और उसके बाद फिर से रिवीजन करना होगा। सो लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड? देखिए, जैसा हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे पास कोई बॉडी है जिसका मास है m। ये बॉडी क्या करती है? दूसरी बॉडी पर अट्रैक्शन फोर्स लगाती है। यही पढ़ा था हमने, यही ग्रेविटेशनल लॉ। तो इनके बीच में कुछ है डिस्टेंस r। मास m1 का जो ऑब्जेक्ट है वो मास m2 पर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा। ओके, जिसको हमने लिखा था F = Gm1 m2 अपॉन r²। m1 m2 r डिस्टेंस एंड g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? अब देखिए, सपोज m1 ऑब्जेक्ट है, इससे m2 बहुत ज्यादा दूरी पर है, तो इसके बीच में ये भी हो सकता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स न लगे। कब लगेगा? फर्स्ट ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1। इस m1 मास के ऑब्जेक्ट ने अपने चारों ओर एक इमेजिनरी फील्ड क्रिएट कर रखा है। m1 मास का जो ऑब्जेक्ट है इसमें ग्रेविटेशन की प्रॉपर्टी है। इस m1 मास के ऑब्जेक्ट ने अपने चारों ओर एक फील्ड, इमेजिनरी फील्ड क्रिएट कर रखा है, जिसके अंदर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आएगा तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो क्या है ग्रेविटेशनल फील्ड? ग्रेविटेशनल फील्ड एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें ग्रेविटी है, उसके चारों ओर का एक इमेजिनरी फील्ड है, जिसके अंदर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आए तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ये सो लेट अस राइट डाउन द डेफिनेशन। ओके, ग्रेविटेशनल फील्ड हमने अभी क्या देखा कि कोई ग्रेविटी का मास है, उसके चारों ओर का इमेजिनरी फील्ड है। तो हम लिखेंगे इमेजिनरी फील्ड अराउंड ए बॉडी विच हैज ग्रेविटेशन। इमेजिनरी फील्ड और रीजन अराउंड ए बॉडी विच हैज ग्रेविटेशन। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें ग्रेविटेशन है, उसके चारों ओर का इमेजिनरी फील्ड इन विच अदर ऑब्जेक्ट्स experiences attraction force। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड एक इमेजिनरी फील्ड और इमेजिनरी रीजन है अराउंड ए बॉडी विच हैज ग्रेविटेशन। जैसा मैंने आपको बताया था, ये कोई बॉडी है जिसका मास m है, इसके चारों ओर इमेजिनरी फील्ड है
बॉडी ने इमेजिनरी फील्ड क्रिएट कर रखा है, जिससे क्या होता है कि इस फील्ड के अंदर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आ जाए तो वो क्या करेगा, एक्सपीरियंस अट्रैक्शन फोर्स। तो इस रीजन को क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड। क्लियर, नोट करो, कर लिया, मिटा दो, ओके। अब देखिए, दिस ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, ये जो ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, ये कोई दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएगा। क्लियर, जिसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। इसका मास है m1, इसका मास है m2। फोर्स किस पर लग रहा है, m1 के कारण ऑब्जेक्ट m2 पर फोर्स लग रहा है। कितना फोर्स लग रहा है, देखिए इसको हम कैसे करेंगे, इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। यस, मींस इस पर कितना फोर्स लग रहा है वही इसकी स्ट्रेंथ बताएगा। m1 ग्रेविटी का जो मास है वो m2 पर कितना फोर्स लगा रहा है, इसके अमाउंट से ही तो इसकी स्ट्रेंथ का पता चलेगा कि इसमें ग्रेविटी की स्ट्रेंथ क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, विच इज फोर्स। अब इस पर कितना फोर्स लगेगा उसको हमने इस फॉर्मूले से मेजर कर लिया। अब इससे हमें पता लगाना है कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है, तो पर यूनिट मास से पता चल जाएगा। पर यूनिट मास पर जो फोर्स लग रहा है वो इसकी स्ट्रेंथ होगी। तो हम क्या करेंगे, स्ट्रेंथ को लिखेंगे E से। इसमें जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रहा है उसके मास से डिवाइड करेंगे। m2, m1 के कारण m2 पर फोर्स लग रहा है तो इस फोर्स को m2 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए यहां से डिवाइड करो, E इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर डिवाइडेड बाई m2। m2 से m2 मर गए, क्या बचा, F इक्वल्स टू जी m1 अपॉन r स्क्वायर। E इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ क्या आ गई, जी m1 अपॉन r स्क्वायर। यहां से आपको क्या पता चलता है, फील्ड स्ट्रेंथ किसकी होगी, m1 की। क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशन m1 का है जो m2 को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। सो ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ किसकी होगी, m1 की। और फॉर्मूले में क्या आ रहा है, m1। तो इससे क्या पता चलता है कि m1 की जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है पर यूनिट मास इतनी है। इतनी स्ट्रेंथ से m2 ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो देखिए इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को हम डिफाइन कैसे करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास ऑफ ए बॉडी is known as gravitational field strength। मतलब ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो अभी हमने देखा था, m1 मास m2 पर जो फोर्स लगा रहा है F, तो ग्रेविटेशन इसका है, इसके कारण m2 पर कितना फोर्स लग रहा है पर यूनिट मास, उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। नोट करो। अब देखिए E, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को E से डिनोट करते हैं। सो ग्रेविटेशनल फोर्स F अपॉन मास
बिकॉज फोर्स पर यूनिट मास इज कॉल्ड फील्ड स्ट्रेंथ। मास कौन सा? जिस बॉडी पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, यहाँ m2 पर लग रहा है तो m2 नीचे आएगा। यदि m2 ग्रेविटेशनल बॉडी है और m1 पर फोर्स लगा रही है तो नीचे मास किसका आएगा? m1 का। मतलब जिस बॉडी पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसका मास नीचे आएगा। तो यहां से जो फॉर्मूला था हमें क्या मिला? Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर डिवाइडेड बाय m2। सो Gm1 अपॉन r स्क्वायर, दिस इज फील्ड स्ट्रेंथ। ओके, अब इसकी यूनिट क्या हो गई? फोर्स की न्यूटन, मास की केजी, न्यूटन अपॉन केजी। ओके, आपको पता है कि न्यूटन की यूनिट, न्यूटन को यदि हम ऐसा स्टैंडर्ड में लिखें तो कैसे लिखते हैं उसको? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया न्यूटन। दूसरा अपॉन केजी, केजी से केजी बढ़ गया, क्या बचा? तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसी यूनिट आ रही है जो हमने पहले कभी देखी हो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसकी यूनिट है ये बताइए? एक्सेलरेशन की, जो हमने पहले पढ़ रखा है। अब यहां तो हमने फील्ड स्ट्रेंथ की यूनिट निकाली थी, फील्ड स्ट्रेंथ ई की, तो क्या आई? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि जो फील्ड स्ट्रेंथ है, जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है, वो क्या है? क्या है वो? हमने एक्सेलरेशन को लिखते हैं ए से, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, आपको ये तो पहले से पता होगा कि ए क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है तो इसको क्या बोल देंगे? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्लियर? तो फील्ड स्ट्रेंथ क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ही फील्ड स्ट्रेंथ है। ओके, इसको हम लिखते हैं स्मॉल जी से। क्लियर? ओके, मिटा दो। अब देखिए, जैसा हमने पहले पढ़ा है, फोर्स क्या होता है? F इक्वल्स टू ma। ओके, यहां से केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट आपको पता है। दूसरी चीज, यहां पर अभी हमने एक्सेलरेशन देखा ग्रेविटेशनल फील्ड में, जिसको हम लिखते हैं जी से। सो F इक्वल्स टू mg। ये जी क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसको हम एक दूसरा नाम और भी देते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, यस। सो यहां से F इक्वल्स टू mg, ये क्या है? ग्रेविटी लग रही है, इट मींस ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। और ग्रेविटेशनल फोर्स का हमने एक दूसरा फॉर्मूला और भी डेराइव किया था, F इक्वल्स टू Gmm अपॉन r स्क्वायर m1 m2। ये किस पर फोर्स लग रहा है? m2 पर। क्लियर? ओके, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स है Fg, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्या ये दोनों बराबर होंगे? क्योंकि ये फोर्स भी सेकंड बॉडी पर लग रहा है, ये फोर्स भी
सेकेंड बॉडी पर लग रहा है, तो क्या ये दोनों बराबर होंगे? ओके, इक्वल्स टू m2g, m2c m2 मर गया, क्या बचा? g इक्वल्स टू g m1 अपॉन r स्क्वायर। सो ये क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? g m अपॉन r स्क्वायर। ओके, let me check the camera. Okay, now this is another thing you can see. This is relation between small g and capital G. So what is the relation? You can see from this formula. हमारी अर्थ है उस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जो ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ है, इसको हम स्मॉल जी से लिखते हैं। और दूसरी चीज जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है कैपिटल जी, दोनों में क्या रिलेशन है? स्मॉल जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल्स टू कैपिटल जी m अपॉन r स्क्वायर। ओके, अब यहां से इसकी यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये तो एक्सीलरेशन ही है, एक्सीलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू क्या होगी? आपको पता है कैपिटल जी की वैल्यू तो मैंने आपको बताई थी इस रिलेशन में, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, अब जी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? डिपेंड करेगा मास पर। अब मास किसका लेंगे यहां पर? जिस ऑब्जेक्ट की एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या जिस ऑब्जेक्ट की, जिस मास की, जिस प्लेनेट की, किसी भी एस्ट्रॉइड है या कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास है, उस मास की एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यदि हम निकालना चाहें तो उसी ऑब्जेक्ट का मास हमें यूज करना होगा। जैसे सपोज हमने अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है, तो यहां पर मास किसका होगा? अर्थ का। आर क्या है? उस ऑब्जेक्ट की रेडियस। सपोज ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ओके, ये अर्थ है हमारी, सपोज दिस इज अर्थ, और अर्थ की रेडियस है r, इसका मास है m। तो इनकी जो वैल्यू हमें गिवन होगी उसको इस फॉर्मूले में रखेंगे, तो ये जो स्मॉल जी है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ किसकी आएगी? अर्थ की। और ये जो डेटा है उनको पुट करेंगे तो जी की वैल्यू आती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जी की वैल्यू अर्थ के सरफेस पर कांस्टेंट रहेगी, अर्थ के सरफेस पर कांस्टेंट रहेगी। सरफेस से यदि हम बाहर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, देन जी की वैल्यू कम होगी। यदि सरफेस से सेंटर की ओर आ रहे हैं, देन ऑल्सो जी की वैल्यू चेंज होगी, डिक्रीज होगी। मैक्सिमम कहाँ होगी? अर्थ के सरफेस पर, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। इसी प्रकार हम मून पर, मार्स पर, आई मीन डिफरेंट प्लेनेट पर, ऑब्जेक्ट पर जी की वैल्यू हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो देखिए यहां पर दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, प्लस यूनिट पता होनी चाहिए। 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, नोट कर लो इन दोनों को, नोट कर लो। नोट कर लिया? ओके, अब देखिए क्या होता है। ये जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है,
एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका इफेक्ट ऑब्जेक्ट पर कब होगा? सपोज दिस इज अर्थ, इसका अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड का रीजन है जिसमें ग्रेविटी जी लग रही है, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है। अब जैसे जैसे हम दूर जाते जा रहे हैं, अर्थ से डिस्टेंस इंक्रीज होती जा रही है, इस फील्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है, इस ग्रेविटेशन का इफेक्ट कम हो रहा है, देन जी की वैल्यू डिक्रीज होगी। सेकेंड थिंग, यदि हम पास में आ रहे हैं, पास आते गए अर्थ के सरफेस तक आ गए, तो फील्ड की स्ट्रेंथ पास आने पर इंक्रीज हो रही है, देन जी ऑल्सो विल बी इंक्रीज एट सरफेस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, वैल्यू ऑफ जी विल बी मैक्सिमम। ओके, अब जैसे फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं, फिर वो वापस नीचे आ जाती है। ओके, तो इसको कहते हैं हम फॉल। अब इस फॉल पर, फॉल मीन्स गिरना, इस फॉल पर कई सारे फोर्स लगेंगे। जैसे हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे गैसियस पार्टिकल्स हैं, नीचे से एक थ्रस्ट नॉर्मल फोर्स लगेगा, जो अभी थोड़ी देर बाद अगले लेसन में हम आपको बताएंगे। एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, नीचे की ओर ग्रेविटी के कारण mg लगेगा। ये जो इन्वायरमेंट है इसके कारण प्रेशर लगेगा, ऑब्जेक्ट को अपने पाथ से डिस्ट्रैक्ट कर देगा। मीन्स कुल मिला के बहुत सारे फोर्स इस पर लगेंगे। लेकिन ग्रेविटेशन क्या कहता है? ग्रेविटेशन हमें ये कहता है कि यदि बॉल पर, जब बॉल नीचे की ओर आ रही है, तो इस बॉल पर ओनली अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो लगे, ओनली ग्रेविटी जी का इफेक्ट हो, और बाकी अदर जैसे नॉर्मल फोर्स है और एनी अदर फोर्स है उनका इफेक्ट खत्म हो जाए। मीन्स उन पर और कोई अदर फोर्स न लगे, ओनली ग्रेविटी लगे। तो उस टाइम जो ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है उसको कहते हैं फ्री फॉल। क्लियर? सो व्हाट इज फ्री फॉल? फ्री फॉल इज motion of an object under an action of gravity only। मीन्स कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मोशन हो रहा है और उस मोशन पर इफेक्ट ओनली ग्रेविटी का हो, तो उस टाइम उस ऑब्जेक्ट की जो फॉलिंग है या उसका मोशन है उसको कहते हैं फ्री फॉल। ओके, अब फ्री फॉल हो गया, ओनली ग्रेविटी लग रही तो फ्री फॉल हो गया। अब इसके कुछ एग्जाम्पल भी हो सकते हैं, जैसे स्काई डाइवर जो पैराशूट से नीचे कूदते हैं उनको स्काई डाइवर कहते हैं। जैसे स्टोन ड्रॉप्ड इन एम्प्टी वेल। ओके, हमने किसी खाली कुएं में पत्थर डाला, उस पर और कोई फोर्स नहीं लग रहा है,
एम्प्टी वेल में किसी स्टोन को ड्रॉप किया तो उस पर और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ओनली ग्रेविटी लग रही है, देन दिस विल बी फ्री फॉलिंग। स्काई डाइवर, क्या ये भी फ्री फॉलिंग है? नो। व्हाई? क्योंकि जो स्काई डाइवर है उसके ऊपर पैराशूट होगा। इस पैराशूट पर नीचे से नॉर्मल फोर्स लगता है, जिसके कारण जब वो डाइव करता है तो उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है। पहले जब एरोप्लेन से प्लेन से उसने जंप किया तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। जब उसने अपना पैराशूट ओपन कर लिया तो उसकी स्पीड डिक्रीज हो गई। व्हाई? क्योंकि उस पर नॉर्मल फोर्स एक्ट हो रहा है। जबकि इन ग्रेविटी, इन फ्री फॉलिंग, g is constant and its mass also constant. So mass into gravity equals to f. Mass is constant, g is constant, so force is constant. ये होता है फ्री फोर्स। जबकि इसमें अदर फोर्स भी लगते हैं, then skydiver is not a free falling. Okay, so in this lesson, in this video, we discussed what is field strength, what is gravitational field, what is field strength, and some important facts of gravitational force. So एक न्यूमेरिकल है, इसी टॉपिक पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल है, कीजिए। कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 100 kg, ओके, इसकी रेडियस है 50 मीटर। देन यू हैव टू कैलकुलेट, एक ग्रेविटी का ऑब्जेक्ट है, इसमें ये ग्रेविटेशन की प्रॉपर्टी है, इसमें इस m मास के ऑब्जेक्ट में ग्रेविटेशन है, जिसके कारण ये अदर ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। तो अब कैलकुलेट क्या करना है आपको? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। मैं आपको हिंट दे देता हूं। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है F/m, या एक दूसरा होता है Gm/r²। चाहे तो आपके पास फोर्स गिवन है तो उसे डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। यदि फोर्स नहीं है देन आप Gm/r² से कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि m इज गिवन, r also given, and this is universal gravitation constant. You know what is the value of capital G. So by putting in formula 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square into mass 100 kg upon रेडियस r, कितना? रेडियस 50 मीटर, सो 50 into 50 मीटर स्क्वायर। 50 से ये 2 बार गया, ओके, 1 kg से kg मर गया, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर मर गया। इसको आप कैलकुलेट करो, 6.67 into 10 to the power minus 11, क्या बचा? न्यूटन अपॉन क्या? केजी। 1 kg से 1 kg बन गया, बचा क्या? 1 kg अपॉन 25। दिस विल बी फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ दिस बॉडी। सो दिस इज न्यूटन पर केजी unit. We can divide to get the unit of G. Newton
केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन केजी बन गया, क्या बचा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी की वैल्यू या फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू। अब आप कहोगे कि जी की वैल्यू 9.8 कांस्टेंट है, लेकिन हमें यहाँ पर अर्थ नहीं दे रखा। दिस वैल्यू इज ओनली फॉर अर्थ। अलग अलग मास के लिए, अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए, अलग अलग प्लेनेट के लिए, अलग अलग प्लेस के लिए जी की वैल्यू वेरी करती है, बट इन द केस ऑफ अर्थ दिस विल बी 9.8। यहाँ पर मास में 100 kg गिवन है, मीन्स अर्थ मेंशन नहीं है। एनी ऑब्जेक्ट रैंडमली वी पुट एनी ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg, देन जी की वैल्यू डिफरेंट आएगी। ओके, सो दिस इज आवर ग्रेविटेशन बेसिक कॉन्सेप्ट। अगले लेसन में, अगले वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करेंगे और ग्रेविटी का मास पर क्या इफेक्ट है वो पढ़ेंगे। थ्रस्ट, प्रेशर, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम अगले लेसन में पढ़ेंगे। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।